नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज। पुरोहित अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रीलिम्स जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज़ होते जा रही हैं और स्टूडेंट्स जो है वो सवाल पर सवाल कर रहे हैं। तो हम अन अकेडमी पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर मुझे चाहे तो पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उन सवालों को हम वीडियो के माध्यम से एक लार्जर जनता के सामने लेकर के आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करने से जुड़ा हुआ है, ताकि आप हमारे इस मिशन में, मिशन 140 प्लस, जहां पर आप 140 प्लस स्कोर अपना प्रीलिम्स में कर पाओ, ताकि आपको इस असमंजस में पड़ना ही ना पड़े कि यूपीएससी की प्रीलिम्स आप लोगों की क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो गाइज, अगर आप लोगों के ऐसे कोई भी सवाल हैं तो आप लोग डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। इसके लिए आपको नंबर एकदम एंड ऑफ द लेक्चर में दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग जो हैं वो 18 अप्रैल पर खड़े हैं और हम लोगों की एग्जामिनेशन जो है वो 28 मई को है। लगभग लगभग अगर हम लोग कहें तो वीकेंड टू वीकेंड अगर हम लोग गिने तो लगभग एक 23 वाला वीकेंड, एक 30 वाला वीकेंड, एक 7 वाला वीकेंड, 14 वाला वीकेंड और 21 वाला वीकेंड, क्योंकि 28वें वीकेंड पर तो आप लोगों को एग्जाम ही देनी है। हमारे पास में लगभग 5 वीकेंड्स मौजूद हैं और लगभग लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि एक हमारे पास में 40 दिन जो है वो है। इन 40 दिनों में अभी भी हम लोग अगर कोई चीज़ें बची हुई हैं तो उनको कवर कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपने प्रीलिम्स को इंश्योर कर सकें। और इस बीच में डेफिनेटली आपके मन में डाउट होते रहेंगे और उन डाउट की वजह से मे बी आप लोग अपने प्रिपरेशन को नीचे गिरा दे। तो इससे पहले कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को नीचे गिराए, आप डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। जैसे इस बार हमारे हितेश सोनी जो है उन्होंने टेक्स्ट किया है। तो हितेश सोनी लिखते हैं कि सर, मैं हितेश हूं और आपने खुद ने 143 मार्क्स जो है वो प्रीलिम्स में स्कोर किए थे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कैसे अब जो है वो हम लोग भी प्रीलिम्स के पेपर्स, जो भी हमारे मॉक है या हम लोग अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव मॉक दे रहे हैं या अन अकेडमी के ऑल इंडिया पीएमटी टेस्ट दे रहे हैं या इवन यूपीएससी की प्रीलिम्स के जो टेस्ट होंगे उनके प्रीलिम्स पेपर को इफेक्टिव मैनर में हम लोग पढ़ाई करें, ताकि हम लोग मैक्सिमाइज कर सके अपने स्कोर को। पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे जो है वो हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते समय में इस चीज का ध्यान दे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो एक क्वेश्चन का बर्डन हमारे दूसरे क्वेश्चन पर ना जाए, इसका हम लोग कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो डेफिनेटली हितेश, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो ये बात सच है दोस्तों कि मैंने 2019 की प्रीलिम्स में, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरा नाम यहाँ पर राज पुरोहित अरविंद दुगम सिंह, और मैंने पेपर 1 में 143.34 जो है वो स्कोर किया था 2019 में। आप लोग देख सकते हो, उस साल मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जामिनेशन दी थी, तो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मैं क्वालिफाइड भी था। तो मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ों को जानता हूं, जिन चीज़ों को मैंने अप्लाई किया था ओवर द पीरियड, जिससे मेरा स्कोर जो है यहाँ तक आया है। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से था जिसकी पहली प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में हम लोग उस मुकाम तक पहुंच गए कि प्रीलिम्स में इतना स्कोर कर सकें, ताकि मेंस के समय में आपको ये असमंजस ना रहे कि भाई हमारी प्रीलिम्स क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो एक 5 बातों पर ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी की प्रीलिम्स को अब कैसे हम लोग क्लियर करें। तो 5 कुछ टिप्स जो है मैं बताना चाहूंगा, तो किन 5 बातों का ध्यान रखें। इससे पहले कि हम लोग जाएं आगे, सबसे पहला जो टिप है वो है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी की प्रीलिम्स हर बार टफ होते जाने वाली है। हम लोग अगर देखें 2018 के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उन लोगों ने कहा था भाई इस साल की प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वही अगर हम 2019 में देखें तो लोगों ने सेम यही चीज़ कही, 2020 में लोगों ने यही कहा, 2021 में लोगों ने यही कहा, 2022 में लोगों ने यही कहा और आगे 2023 में भी लोग यही कहने वाले हैं कि इस बार की प्रीलिम्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट थी, पिछले एग्जामिनेशन से काफ़ी अलग है। देखिए, ये बात तो है ही, प्रीलिम्स को डिफिकल्ट करने ही वाले हैं, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। उससे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग कहीं पर भी लेथार्जिक ना बन जाए, हम लोग कहीं पर भी जो है वो एकदम इजी ना हो जाए अपने ऊपर में, अपने प्रिपरेशन के ऊपर में। कहीं पर भी मॉक टेस्ट देने के बाद में आपके 120 मार्क्स आ रहे थे, 130 मार्क्स आ रहे थे, तो हम लोग जो हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले इस एग्जामिनेशन को। इस चीज को बस हम बताना चाहते हैं, क्योंकि कैसा है, यूपीएससी चाहती ही है कि वो लोगों को रिजेक्ट करें।
हर साल यूपीएससी देने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। पहले 7 लाख लोग फॉर्म भरते थे, बाद में 8 लाख लोग भरने लगे, बाद में 9 लाख लोग भरने लगे, 10 लाख, 11 लाख, और जो पिछले अटेम्प्ट वाले लोग हैं जिनकी प्रीलिम्स अब तक क्लियर नहीं हुई है, उन लोग वापस भर रहे हैं इस उम्मीद में कि मे बी इस साल मेरी प्रीलिम जो है वो क्लियर हो जाए। तो संख्या दर बदर बढ़ते जा रही है। लोगों का, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, अन अकेडमी के, बाकी इंस्टीट्यूट के, जो लोग अलग अलग इनोवेशंस लेकर के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को और बेटर करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का नॉलेज भी अब बढ़ते जा रहा है, अलग अलग सोर्सेस आ रहे हैं, अलग अलग तरीके आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का भी अब नॉलेज बढ़ते जा रहा है। यूपीएससी को अपना एग्जामिनेशन और टफ करना है, और अगर और टफ करना है तो उनको टफ एग्जामिनेशन बनानी पड़ेगी। इसीलिए फिर उन लोग जानबूझ करके इस तरीके के क्वेश्चन निकालेंगे कि बताइए इसमें से वन ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है, या इसमें से जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें से 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या 4 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिससे आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी। जानबूझ करके आपसे कुछ फैक्ट्स पूछे जाएंगे जिससे आप लोग उन छोटी छोटी चीजों को याद रखने पर चले जाएं और आप लोग जो है उनमें गड़बड़ कर दें। ऐसा होने ही वाला है। यूपीएससी को पता है, आपको भी पता है, और आपको इस चीज का ध्यान भी रखना है। ये गलत फहमी है कि टॉपर जो है उनको 100 में से 100 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं। ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, ये गेम कामनेस का है, ये गेम है आपके कॉमन सेंस का। और कॉमन सेंस के लिए कामनेस चाहिए, और कामनेस के लिए अपने सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जितनी भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने भी आप अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, उनमें से डायरेक्टली आप लोग हार्डली 30 या 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। किसी भी मॉक से क्वेश्चन पेपर मैच नहीं करेगा। बाद में लोग क्लेम करेंगे कि देखो देखो हमारे इससे पूछा है, देखो देखो हमारे इससे पूछा है, सिखाया कुछ और था, पूछा कुछ और है। यूपीएससी आजकल कंबाइन करती है क्वेश्चंस को, आपके साइंस के नॉलेज को पॉलिटी में लगाने के लिए बोलेगी, पॉलिटी के नॉलेज को इकोनॉमी में लगाने के लिए बोलेगी। चीजों को इंटरलिंक कर रही है यूपीएससी। कहीं पर भी सिर्फ एक डोमेन को लेकर के यूपीएससी सवाल नहीं कर रही है। एक ही क्वेश्चन को आप पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, एज वेल एज साइंस का बोल सकते हो। तो इस तरीके से यूपीएससी जो है वो अपने पैटर्न को चेंज करते जा रही है, और आगे भी करने वाली है। तो इस चीज का हमेशा अनुमान लगा करके रखो कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, और बिल्कुल हमने उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि पेपर अगर आपके लिए डिफिकल्ट आए तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। अगर ये चीज अपने को पता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आगे पेपर को सॉल्व करने के टेक्निक्स पर ध्यान देने का। दूसरी चीज, सर आप कहते हो काम रहिए, आप कहते हो डरो मत, लेकिन डरे कैसे नहीं सर? पेपर देखने के बाद में तो हम तो डर जाते हैं, हमको आते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं। 2 क्वेश्चंस हमारे सामने, हमने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, लेकिन मैं बराबर जिस ऑप्शन को चूज करता हूं, मैं इतना अनलकी हूं कि, या अनलकी हूं कि बराबर वही उत्तर जो है वो गलत होता है। तो ऐसा आप लोगों के साथ में मॉक में होता होगा। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिए। आपके सिलेबस में आप लोगों का जितना भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट, ठीक है, प्लस जो भी आप लोगों के करंट अफेयर्स हैं, आपके कुछ एटलीस्ट थोड़े मॉक तो भी होने चाहिए, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ द मॉक आप सेक्शनल दीजिए, और कुछ अब आप लोग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव दीजिए। वैसे भी अब समय आ गया है कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स दें। अगर आप लोग अब तक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स नहीं दे रहे थे तो अब आप देना शुरू कर दीजिए। अन अकेडमी खुद भी ऐसे ऑल इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स जो वो अरेंज करती हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, एक और बीस्ट जिसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं वो है CSAT। तो आपके सिलेबस में इन सब चीज़ों को करना है। लोगों की प्रॉब्लम है कि उन लोग एंशियंट जो हिस्ट्री है या मिडिवल जो हिस्ट्री है उसको ऑप्शनल में डाल देते हैं। अरे भाई ऑप्शनल में मत डालो, वरना तुम खुद ऑप्शनल में डाल दिए जाओगे, तुम खुद ऑप्शन में डाल दिए जाओगे। मतलब क्या? मतलब आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। जब कंपटीशन है आपके 100 क्वेश्चंस का, और 100 क्वेश्चन में आप लोग जानते हो कि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है, एक एक मार्क्स की लड़ाई है, तो आप किसी चीज को ऑप्शन में कैसे छोड़ करके जा सकते हो? बिल्कुल किसी चीज को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट एक रिवीजन करके जाओ, उसकी कोशिश होनी चाहिए। आपको चीजें याद तब होती हैं जब आप इन चीजों को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करके जाओ। 3 बार जब आप रिवाइज करते हो तब आपको चीजें दिमाग में रहेंगी। तो 3 बार ना सही, लेकिन एटलीस्ट पूरा ऑप्शन में तो नंबर डाल करके जाओ। अभी भी समय है, अगर मेडिवल हिस्ट्री बाकी है तो करके जाओ।
फिर इकोनॉमी को कुछ लोग ऑप्शन में डाल देते हैं कि भाई इकोनॉमी इतना डिफिकल्ट है, उसका ये वाला पार्ट नहीं हो रहा मुझसे, वो वाला पार्ट नहीं हो रहा। कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं तो आईआईटीएन हूँ, तो मैं तो डॉक्टर हूँ, तो साइंस एंड टेक तो मेरे लिए आसान खेल है। आसान खेल बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का जो साइंस पूछा जा रहा है वो स्पेस साइंस, डिफेंस साइंस, न्यूक्लियर साइंस, एकदम डीप वाला साइंस है। तो बिल्कुल उसको आप लोग जो है वो ऑप्शन में रख करके मत जाना। सिंस यूपीएससी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए एज वेल एज सिविल सर्विसेज के लिए कॉमन पेपर निकालती है, तो ये आपका पूरा दायित्व बनता है कि एनवायरनमेंट पर खूब बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। एनवायरनमेंट को बिल्कुल लाइटली मत लेना। एनवायरनमेंट की जो जो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा। तो अगर आप अपने सिलेबस को कवरेज करते हो, कवरेज करने से आप लोगों को एक चीज़ तो आएगी, वो होगा कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस जो है वो आपको आगे जो है वो कामनेस दिलाएगा। ठीक है, अगेन काम कैसे रहे उसके लिए एक चीज जो है वो है सिलेबस अच्छे से कवर करें। सिलेबस अच्छे से कवर करने की वजह से आप काम रहोगे। और दूसरी चीज है अपनी हैबिट्स बना लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स अगर आप लोग बना लेते हो तो आपके काम जरूर आएगा। हम उस मुद्दे पर थोड़ा सा आगे आएंगे। तो सिलेबस का कवरेज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जिस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है वो है कि यूपीएससी के हर एक पेपर में 4 टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहे 2018, 19, 20 जितना ले लो आप ले लो उन सब में। अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पर एक चीज़ भूल गया हूँ, कवर योर सिलेबस में पीवाईक्यूज का फोकस मत छोड़िएगा। पीवाईक्यूज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 से लेकर के 2022 तक के सारे पीवाईक्यू, उनके सारे ऑप्शंस ले दे करके आपको सारे के सारे कवर करने हैं। ओके, हम अगले मुद्दे पर आते हैं। और अगला मुद्दा जो है हमारा वो है कि 4 टाइप के जो है वो यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। 4 टाइप के क्वेश्चन मतलब जो आपके सामने 100 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आप लोग एकदम श्योरली आंसर आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है, सिंपल है, लिमिटेड गवर्नमेंट। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं, डी में लिखा है लिमिटेड गवर्नमेंट, यस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। ये आपको पता होगा। ऐसे लगभग 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन ही होंगे। एवरेज ले लेते हैं 35 क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही रहेंगे। डायरेक्ट जो आपके नॉलेज जो आपने कहीं पढ़ा है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन एक ही बार में आपको एक ही बार में आ रहा है, ऐसा सिर्फ 35 क्वेश्चंस होंगे। और ये हर एक लर्नर के साथ में होने वाला है, हर एक विद्यार्थी के साथ में होगा। तो आप कोई यूनिक नहीं हो कि आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, ठीक है, आप जो है वो लगभग अगले 30 क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहोगे 2 ऑप्शंस में। कि आप 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं ऑप्शन, लेकिन अब 2 बचे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आधी स्टेटमेंट ऐसी मिल गई कि जो गलत ही कहती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर में 5 मेंबर्स हैं। अब आपको पता है कि 3 मेंबर्स हैं, आपने समहाउ वो वाली फर्स्ट स्टेटमेंट थी तो आपने फर्स्ट वाले जितने ऑप्शन है वो आपने हटा दिए। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगेन 2 स्टेटमेंट आपके जो दिए हुए हैं उसमें अब आपका झगड़ा होगा, झगड़ा लगाना है और उनमें से कौन सा आप लोग सही उत्तर निकाल पाओगे। ऐसे क्वेश्चन लगभग आपके पास में जिसमें आपको आते हैं वैसे 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब लगभग जिसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सको ऐसे क्वेश्चन लगभग 60 से 65 ही होंगे। ओके, जिनमें आपको थोड़ा बहुत कंफर्ट फील होगा। और आपके कंफर्ट के बाहर जाने वाले क्वेश्चन लगभग 35 से 40 होंगे, जिनमें से आप 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, या फिर ये ऑप्शन सही है। आप एक आधा ऑप्शन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है, उसमें बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, इसलिए आपने उसको में भी निकाल दिया है। लेकिन फिर आप लोग जो है वो उसमें जो है वो आप लोग कंफ्यूज हो। ऐसे 3 क्वेश्चंस, ऐसे 3 कंफ्यूज ऑप्शन में आप लोग रहोगे। लगभग 20 क्वेश्चंस जो है वो ऐसे आपके रहेंगे। और फिर राम जाने क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ इनको, जिनमें लिटरली आपको कोई आइडिया ही नहीं है। ओके, यूपीएससी ऐसे सवाल जानबूझ करके करती है और फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछ करके उन पर सीखने के लिए मजबूर करती है और आप अपने कोर सिलेबस को भूल जाते हो। उसके लिए आप लोग हर डाउन टू अर्थ के आने वाले मैगजीन को, हर कुरुक्षेत्र की मैगजीन को, हर पीआईबी के एक आर्टिकल को आप लोग पढ़ना शुरू करते हो। उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, उनको ध्यान रखो। उनको हम लोग अगेन कामनेस और कॉन्फिडेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं। होता है कभी कभी आप लोग उसके उत्तर निकाल पाते हो लुकिंग एट जस्ट स्टेटमेंट्स। सवाल क्या पूछ रहा है उसका थोड़ा बहुत आप लोग उसको, हम लोग बहुत अच्छी भाषा, एक हम लोग इसको यूपीएससी की भाषा में एक बहुत अच्छा टर्म यूज करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड गेस। कि आपको गेस लेना है
लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों के जो मन में आ जाए वैसा गेस लेना है, कैलकुलेटेड गेस लेना है, बहुत सोच समझ करके उसमें से निकालना है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके ऐसे होने ही वाले हैं। तो आप जो है वो चिंता करते हो इन 10-12 क्वेश्चंस की और गड़बड़ करते हो यहाँ पर जो आपके 60 या 65 क्वेश्चन जिनको आप लोग सही कर सकते थे। तो अब हम लोग कैसे, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और इनको कैसे डील करना है वो मैं बताता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जो जिनके आंसर आपको श्योर शॉट पता है वो तो आपने करने हैं, मतलब ऐसे 30-35 क्वेश्चन इमीडिएटली आप लोग उसमें गोल जो है वो भर दीजिएगा। जो क्वेश्चंस जिसमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, इसको आप सेकेंड राउंड में कीजिएगा। अच्छा सर मल्टीपल राउंड्स भी लेने, यस वी विल कम टू दैट। तो हमको मल्टीपल राउंड्स में जब हम जाएंगे तो सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस हमको करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आप ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए, सेकंड राउंड में आप ऐसे क्वेश्चंस कर लीजिए, और फिर अगर थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम बचता है तो थर्ड राउंड में हम लोग राम जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग मॉक्स पर। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉक्स अभी दे रहे हैं, और मॉक्स देने के बाद में कुछ लोग खुश होंगे कि आप लोग जो हैं वो मार्क्स लेके आ रहे हो 120 130 एंड यू आर लाइक कि यूपीएससी का पैमाना है 50% से अगर हमारे ज़्यादा मार्क्स आ रहे तो हम तो पक्का क्लियर करेंगे इस एग्जामिनेशन को। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे जैसे जिनको हमेशा से ये डर है कि यार मेरे मार्क्स 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 60 70 80 इस रेंज में मैं पड़ा हुआ हूँ और मेरे मार्क्स ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये एक बहुत गलत बात है कि मॉक को आप लोग जो है वो अपनी एक पूरी की पूरी एग्ज़ाम समझ लेते हो, जबकि मैं ऐसा कहूँगा कि मॉक को आप अपने एक प्रिपरेशन का जरिया पकड़िए। मॉक आपकी एग्ज़ाम नहीं है, मॉक आपके प्रिपरेशन का जरिया है जिससे आप लोग और एक्टिवली रीड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसके पहले मे बी आपने ध्यान नहीं दिया था कि एच एन सान्याल कमेटी क्या है, लेकिन मॉक में कहीं तो पूछ ली है, तो एच एन सान्याल कमेटी अब आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे ना, उसको समझ पाओगे ना। तो इसलिए बिल्कुल जो है वो इन चीज़ों पर आप लोग ज़्यादा डरो नहीं। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो जस्ट बिकॉज कोई मॉक में आपके गलत हो गए हैं, 70 मार्क्स आए हैं, 60 मार्क्स आए हैं, तो वो फेलियर का बर्डन अपने सर पर लेकर के बैठे होते हैं। अरे भाई वो फेलियर का बर्डन अपने सर पर कर लेकर के बैठे रहोगे तो पक्का फेल ही होने हो। और दूसरे टाइप के लोग जिनमें मैं अपने आप को भी कंसीडर करता हूं कि मैं मॉक देता था, गलत होता था, बट गलत होने के बाद में जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ लेसन फॉर मी। मे बी इस फैक्ट पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये इसको मैं कुछ और समझ रहा था, तो अब वो मेरे लिए एक लेसन है, उसको लेसन बनाओ। इनफैक्ट आपका काम होना चाहिए कि आप एक बुक ऑफ मिस्टेक जो है वो बनाओ और उस बुक ऑफ मिस्टेक के अंदर में इस मिस्टेक को नोट करते चलो, ताकि आखिरी के हफ्ते में आप लोग इन्हीं बुक ऑफ मिस्टेक में से चीजों को लेकर के जाओ और रिवाइज करोगे। तो मॉक को लेट मी टेल यू गलतियां समझना बंद करो, उनको फेलियर समझना बंद करो एंड मेक देम लेसन्स, सो दैट आप लोग जो है यूपीएससी का कट ऑफ जो है वो पा सकोगे। तो मॉक्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स को बुक ऑफ मिस्टेक में मेंटेन करो। कोशिश करो कि अगली बार अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें गड़बड़ ना हो, ठीक है। और यूजुअली हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वो जैसे कि शुगर केन जो है उसके लिए किस टाइप की सॉइल चाहिए, उसके लिए कितना रेन चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, या कॉटन है, या फिर अगर अलग अलग टाइप के क्लाउड्स वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ मॉक्स में सवाल पूछते हैं, गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इसको लेसन बनाओ, ना कि फेलियर को अपने सर पर लेकर के उठो। पांचवा जो चीज़ है वो मैं हमेशा कहूँगा जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि मॉक देते समय में सबसे ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है, एकदम कामनेस। 2019 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, वो भी फॉरेस्ट सर्विसेज का अटेम्प्ट था इसलिए, और मैं ज़्यादा प्रेशर में था नहीं उस साल। मे बी दैट वर्क फॉर मी कि मैं बहुत ज़्यादा काम था, और काम था तो इसलिए मेरा कॉमन सेंस जो जागृत हो गया। बहुत बार आपका कॉमन सेंस ही आपका साथ देगा। एंड लेट मी टेल यू, यूपीएससी जानबूझ करके आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों पूछती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको कम है? बिकॉज यूपीएससी को माइंड अप्लाई करने वाले लोग चाहिए, उनको कॉमन सेंस वाले लोग चाहिए। आप सोचिए, आपके पास में हजारों फाइलों का ढेर पड़ा हुआ है, आप सारी चीजें एकदम डिटेल में नहीं पढ़ सकते और सारी चीजें याद नहीं रख सकते हो, आपको एक कॉमन सेंस से उस पर डिसीजन लेनी होगी। वैसा ही यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके कॉमन सेंस का भी नॉलेज जो है वो टेस्ट करती है कि अगर मैंने मान लो कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया है तो क्या तुम काम रह पाते हो
अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करके इसका उत्तर निकाल सकते हो, और उत्तर उसमें छुपा होता है कहीं ना कहीं, वो ढूंढना होता है, लेकिन वो ढूंढने के लिए कामनेस चाहिए। और कामनेस एज आई सेड दो चीज़ों से मेजरली आएगी। एक, जितना ज़्यादा आप लोग अपना सिलेबस कवर करोगे, ठीक है, जितना आप लोग अच्छे मॉक देते जाओगे, जितना आप PYQs देखते जाओगे, और सबसे लास्ट में जो चीज़ है, जितनी आप अच्छी हैबिट्स जो है वो लेंगे। हैबिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी हैबिट्स का बहुत ज़्यादा। मतलब क्या मतलब, देखिए अब लगभग 1 महीना बाकी है आपकी एग्जामिनेशन, जब आपको पता है कि 9:30 से लेकर के 11:30 होगी पेपर 1 की, और दूसरी एग्जामिनेशन 2:30 से लेकर के आपकी 4:30 बजे की होगी। तो ये अब आपका काम बनता है कि इस पीरियड में आप लोग जगे रहें, इस पीरियड में आप लोग एक्टिव रहें, इस पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सॉल्व करें, ना कि इसी पीरियड में जाके सो, या इसी पीरियड में जाकर के चाय पियो। चाय पीना है इस पीरियड को छोड़ करके पियो। अब से अगर आपको मॉक देने हैं 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, आप सबको एग्जामिनेशन हॉल में लगभग 8:30 बजे पहुंचना होगा। 8:30 बजे पहुंचना है, अगर 1 घंटे का हम डिस्टेंस माने तो 7:30 बजे आपको निकलना पड़ेगा। 7:30 बजे अगर आपको अब निकलना है, तो फ्रेश होने के लिए अगर आपको आधा घंटा या पौना घंटा भी अगर लगता है, तो आपको लगभग 6:30 से 7 बजे उठने की आदत डालनी पड़ेगी। अब अगर आप नाइट में पढ़ते थे तो उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, अब हो गया, अब तक जो पढ़ा वो सही है, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी इस आदत को ट्रांसफॉर्म कीजिए। 1 महीने के लिए फ्लेक्सिबल बनिए, अच्छी हैबिट्स डेवलप कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल मैं अभी जिस तरीके से आपको पेपर सॉल्विंग की कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, इनको आप बार बार इंप्लीमेंट करते जाइए, डेफिनेटली आप लोगों को और कॉन्फिडेंस अवश्य आएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस, कामनेस और कॉमन सेंस, इन चीज़ों को लेकर के जाइए, CCC। अब बात करते हैं पेपर सॉल्विंग की टेक्निक और हितेश का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि कैसे पेपर को हम लोग सॉल्व करें, और दूसरी चीज़ है कि पिछले क्वेश्चन का बर्डन अगले क्वेश्चन पे ना लें, ठीक है। तो उस पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यूपीएससी का पेपर कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें आप लोग देखोगे कि लेफ्ट में आपको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, राइट में आप लोगों को हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा। आई जस्ट होप कि ये इस वीडियो में इतना छोटा छोटा जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा मैं आशा करता हूँ। देन अब हम लोग जब इन क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है, और इवन अभी आप लोग जब मॉक दे रहे हो, तो मॉक देते समय में हमेशा पेपर पर मॉक दीजिए, ना कि कंप्यूटर पर, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं कहूँ कि छठवीं चीज़ पर अगर आपको जो ध्यान देना है, वो है पेपर पर आप लोग ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरीके का आपका पेपर होगा, और पेपर में क्वेश्चन होंगे आपके 1 2 3 4, और नीचे आप लोगों का पेपर नंबर लिखा होगा, थोड़ी सी जगह होगी। और दूसरी बात है, आपके पास में एक OMR शीट होगी, और उस OMR शीट के हिसाब से आप लोगों को जो है वो जाना होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, जस्ट होप कि इसमें जूम का ऑप्शन हो। जूम जूम, ठीक है, आई थिंक इसमें जूम का ऑप्शन नहीं है, बट ऐसा वैसे भी आप लोगों को जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है वो है क्वेश्चंस को, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस रीड भी करूँगा। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है, ओके, आप लोग जो है इसको पढ़ रहे हो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में अब 2 3 तरीके हमको लगाने पड़ते हैं कि भाई आप जो है वो एक तो पेन पेपर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, पेपर जितना आप गंदा कर सकते हो उतना गंदा पेपर कीजिए, और साइड में हमेशा OMR शीट लेकर के बैठिए, और OMR पर अगर उस सवाल का जवाब आपको आता है तो इमीडिएटली लगाइए। लर्नर्स एक और मिस्टेक ये करते हैं कि उन लोग OMR शीट में आंसर सबसे लास्ट में भरते हैं। अरे भाई सबसे लास्ट में भरोगे तो गड़बड़ होगी ना, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में वहां से एग्जामिनर बोल रहा है भाई आपकी शीट सबमिट करो, आपने उत्तर सारे निकाल लिए थे लेकिन आपने भरे नहीं थे, उसके बाद में उल्टा पुल्टा करते हो, ऊपर नीचे करते हो, 7 नंबर का 8 नंबर पे करते हो, 8 नंबर का 9 नंबर पे कर देते हो, गए, फिर हाथ के मार्क्स गए हैं, ऑलरेडी आपने उत्तर निकाला हुआ था। फिर ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो आपके लिए एकदम लीगल होंगी, ऐसी मिस्टेक्स हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो कुछ आपको टेक्निक्स रखनी है कि भाई मेरे पास में क्या मैंने सॉल्व कर लिया, क्या मैंने सॉल्व नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द RBI is appointed by central government. Certain provisions in Constitution of India give central government the right to issue directions to RBI in the public interest, and governor of RBI draws his power from the RBI Act. इस तरीके के आपके सामने जो वो कुछ चीजें दी हुई हैं। अब मान लो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं आता है, कि इतना आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता है थोड़ा सा, ओके, बट बाकी आपको कुछ याद नहीं आ रहा है,
मान लो मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ, आप इसको छोड़ दोगे, आप यहाँ पर जो आपका OMR है उसमें भी कुछ नहीं भरोगे, आपका काम है क्या करना है, सिंपली इधर नीचे जो है वो इसका नंबर लिख लेना है 1। पेपर के एकदम नीचे लिखिए, नीचे बॉटम वाला जो पार्ट है वहां पर लिखिए। क्यों लिखना है मैं वो बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। फिर आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़े हो, मैं आपको बताता हूँ, इवन 10 क्वेश्चंस भी आपको नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल। ये क्या होता है, आपके हाथ में कौन सा पेपर सेट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे। सेट ए में भी वो आपको इजी लगे और वही सेट सी में डिफिकल्ट हो, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। अगर आपको लग रहा है कि मे बी इकोनॉमी मेरा फोटे नहीं है या पॉलिटी मेरा फोटे नहीं है और यहाँ पर नहीं आ रहा है मुझे, तो आप लोग मे बी 25वें क्वेश्चन से आगे जा सकते हो, अगर 4-5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे फिर भी, ठीक है। तो सिंपल है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, with reference to casual workers employed in India, consider the following statement. All casual workers are entitled for employee provident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. The government can, by a notification, specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. मान लो अगेन ये 3 स्टेटमेंट्स में से आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सेकंड लिख दो नीचे, कोई बात नहीं। पहले आपको जो है वो यूजुअली 3 बार जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ने, नहीं हुआ तो एटलीस्ट 2 बार पढ़ने, ओके। पहला क्वेश्चन नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ी बहुत आपको आइडिया है कि मे बी थर्ड क्वेश्चन सही हो सकता है, आप जो है फिर भी इसमें 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर आप मे बी पहले वाले ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर दो, उसके बाद में आगे बढ़ लो। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ओके इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन इन द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अब ये क्वेश्चन हमारे चौके छक्के वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऑलरेडी इकोनॉमी में अच्छे से पढ़े हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। तो रिसेशन चल रहा है, कट इन द टैक्स रेट्स अकंपनीड बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकंपनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक अगर रिसेशन चल रहा होता है तो गवर्नमेंट जानबूझ करके पैसा स्पेंड करती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट कम जरूर कर सकती है लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी नहीं, वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी ताकि कंपनीज ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कंपनी ज्यादा ज्यादा लोन ले और अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए। अब ये वाला आपको पता है ऑलरेडी, तो आप लोग जो है वो क्या करोगे, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये तीनों आपने हटा दिए हैं, आपका उत्तर सीधा आपको मिल गया है बी। और इस उत्तर को इमीडिएटली 3 नंबर अच्छे से देख करके यहाँ पर मार्क कर देना है कि भाई मेरे इसका उत्तर जो है वो बी है। इमीडिएटली मार्क करना है, बाद में नहीं करना है, क्योंकि इसका उत्तर आपने निकाल लिया है, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट, सीधा आपने उत्तर निकाल लिया। और इसको अब आप लोग नीचे नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखना है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाद में जब आप सेकेंड राउंड में जब हम लोग जाएंगे तो उस समय में हम लोग सीधा नीचे देखेंगे कि भाई मैंने कौन कौन से उत्तर दिए हैं, कौन से नहीं दिए हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड हमारा डन है, हमने सारे ऑप्शन ढंग से एलिमिनेट किए हैं। चौथा, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, कि मार्केट में, ठीक है, गुड्स के लिए मतलब सामान के लिए कोई भी जो है वो डिमांड जो है इंक्रीज हो सकती है, कब, जब प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, द गुड is an inferior good and income of consumer increases and its prices falls, ठीक है। तो बाकी सब चीजें अगर आप लोगों की नीचे गिरी हुई है, अब आप इसमें अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, ठीक है। तो इंफीरियर गुड है और कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो वो तो तुम वैसे भी खरीद पा रहे थे, तो अब जो है वो उसकी डिमांड जो है वो सडनली क्यों बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। आप लोग अगेन 3 को यहाँ पे एलिमिनेट करके मान लो आप लोग 1 और 4 पर निकाल पाए हो कि 1 प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस एंड सेकंड इट्स प्राइसेस फॉल्स, तो गुड की जो है वो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकती है, ये आपका उत्तर आपने निकाल लिया है। अगेन आपका काम है 4 का इमीडिएटली जो है तो आप लोग यहाँ पर उत्तर लगाओ, इस तरीके से इसको गोल जो है वो कर लो। अब आपको पता है पहले पेज पर मतलब हमने जो है वो 2
सिर्फ 2 ही हमने एमसीक्यूज जो वो किए हैं। अब अगले पेज पर जाओगे, ठीक है, अगले पेज पर आपको जाना है। अगले पेज पर अगेन देखेंगे तो ये आई थिंक इसका हमने लगा लिया है 4 का। तो ये आपका पेपर जो है थोड़ा सा इस तरीके का हो जाएगा, कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर है। ओके, अब अगला आपने देखा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। देखिए अब मैं हर एक चीज़ जो है पढ़ते नहीं बैठूंगा। मान लीजिए आपको 5th नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे लिख दो 5th नंबर। फिर आपने 6 क्वेश्चन लिया बॉन्ड यील्ड को लेकर के, अगेन मान लो आपने नहीं आया आपको। अब आपको थोड़ा इकोनॉमी जो डिफिकल्ट लग रहा है, मे बी आपके हिसाब से नहीं जा रहा है। ओके, फिर आप लोग जो है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड वगैरह अगेन उसमें फंस गए हो। 8वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, अगेन आप 6 भी लिख रहे हो, 7 भी नीचे लिख रहे हो, 8 भी नीचे लिख रहे हो। आप लिखते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो आ रहे हैं आपको वन शॉट में, जो आपको आ रहे हैं उनको आप करते जाओ। अगेन गए आप 9वें क्वेश्चन में, ठीक है। ब्लैक मनी, अगेन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा ये, ब्लैक मनी वाला है तो इसमें आपको उत्तर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लैक मनी के कौन से इफेक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है? एक, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज द रियल एस्टेट, कोई फर्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक गोल्ड ज्वेलरी, या फिर लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, या लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। ऑब्वियसली ब्लैक मनी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो डी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिला ना उसका, ठीक है। तो नुकसान जो है वो हमको यहां पर हो रहा है। ओके, तो हम लोग जो है अगेन इसका आपने ऊपर कुछ उत्तर लगा लिए हैं, आपने यहाँ पर और एक उत्तर लगा लिया है। अगेन आगे जा रहे हो, पढ़ रहे हो इन्फ्लेशनर। तो ये देखो अब ये कैसे है, ये इजी इजी क्वेश्चंस होंगे। इसका भी मान लो अभी मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, बट इसका उत्तर मान लो आपने सी लगा दिया है। इसका उत्तर द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो भी आपको आ गया है, इसको आपने कर लिया है। फिर ये आपको मान लो नहीं आया है, आपने वापस से इसका नंबर जो है 12 लिख दिया नीचे। फिर आगे अगेन आप लोग गए हो 13, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन रिटेल इन्वेस्टर जो है उनका ट्रेजरी बिल है नहीं है, वाटर क्रेडिट क्या है, मान लो आपको नहीं आया है, 13 नहीं आया है, 14 भी नहीं आया है, उसको नीचे लिख लो अच्छे से। फिर 15 जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्यों बोलते हैं, मान लो इसका उत्तर आपको आ गया है, तो 15th का आंसर अगेन आप लोगों ने मार्क कर दिया है। फिर R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, अब ये ऐसा है कि भाई किसी को नहीं पता है, ठीक है। इनको मैं बोलता हूँ राम जाने क्वेश्चंस, राम जाने मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पता अपने को। तो अगेन आपने 16 जो है वो लिख लिया है इसको, ठीक है। एंड देन आप इसी तरीके से 17 पर गए हो, मान लो इसका उत्तर आपको आ गया है। ओके, 18 का आपको 17 का नहीं आया है, 18 का आपने कर लिया है। ओके, 18 आपने फिर इधर मार्क भी कर लिया है। फिर अगेन आपका ऐसे ही 19 क्वेश्चन आपको आ गया, 20th क्वेश्चन आ गया। तो ये सब आपके होते जाएंगे। अब इस तरीके से आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चंस करने हैं, और 100 क्वेश्चंस करने के बाद में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या करना है, फिर आप लोग जब सेकेंड राउंड में जाओगे ना, सेकेंड राउंड में वापस से पूरे पेज पलटी करने हैं, और पूरे पेज पलटी करने के बाद में आपको वापस से यहाँ से शुरू करना है। और यहाँ से शुरू करते समय में अब आप लोग जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि ये मैंने किया था या नहीं किया था देखने के लिए, इसलिए आपका इंडेक्स यहाँ पर रेडी होगा। आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने नहीं किया है। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर्स फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। ऑब्वियसली आंसर जो है वो 3 तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर वहीं से लेगा, लेकिन आरबीआई को अपॉइंट भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, सही बात है। ओके, आरबीआई को अपॉइंट भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ये भी बात सही है। लेकिन कहीं पर भी हम लोग आरबीआई के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की बात कहीं सुनते नहीं है। ऐसे लॉजिक लगाओ, अगेन देखो डायरेक्ट कहीं पर आपको पढ़ा हुआ नहीं मिला, लेकिन आप सोचो ना, आपने इतनी पूरी पॉलिटी पढ़ी है, पॉलिटी में आपने यूपीएससी के बारे में पढ़ा, पॉलिटी में आपने कैग के बारे में पढ़ा, लेकिन कहीं पर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, कहीं याद नहीं है आपको। तो क्या करें, इसको ऑब्वियसली फिर आप एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट करने के बाद में 2 को एलिमिनेट करने के बाद में आप लोग एक ही जवाब पे आओगे, सी। अब आपको उत्तर लगाने हैं, और उत्तर लगाते समय में आपने कौन सा उत्तर लगाया उसको अच्छे से मार्क करके आओ। बाद में जब घर पर आओगे तो घर पर जब आपको आंसर टैली करने हैं तो उस समय में ये आपको लगेगा, इसलिए बिल्कुल जो है वो आप लोग इसका ध्यान दें। तो 1 का फिर आप लोग यहाँ पर लगा लोगे कि भाई अब हमको लगाते जाना है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन पर सोचना है। 1 का जैसे ही आपने लगा दिया इसको कट कर लेना, ठीक है। 2, मान लो आपको 2 फाइनली आया ही नहीं, आप कंफ्यूज ही रह गए कि भाई ये 3 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूं और मैं सच में इसको गलत ही कर दूंगा। ऐसा अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, 2 को छोड़ दिया। तो इस पूरे पेज में हम लोगों ने सेकंड नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया है, और ये बात आपको लास्ट में भी मिलेगी। देन वापस आओ 5th पर, मान लो 5th का आपने उत्तर लगा दिया, इसको कट करो,
अगेन जो भी है। फिर 6 का आपने उत्तर लगा लिया है, मान लो 3 ओनली आपने लगा लिया है, इसको कट करो। 7 का उत्तर लगा लिया, इसको कट करो। 8 छूट गया है, इसको रहने दो। वापस 9 जो है वो आपने कर लिया था, 10 कर लिया था, 11 कर लिया था, 12 कर लिया था। 12 का समहाउ मान लो अगेन और दिमाग लगाना है, एप्लीकेशन लगाना है, और एप्लीकेशन लगाने के बाद में उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मान लो इसमें 2 में ही आप लोग कंफ्यूज थे, उसका उत्तर लगा लिया, इसको कट कर लिया, आगे बढ़ो। और अगेन इसमें से मान लो आपने 2 कर लिए, ओके, और एक आपका रह गया, आगे बढ़ो। इस तरीके से आपको जाना है और इधर नीचे नीचे कट करते जाना है और इधर इधर मार्क करते जाना है। हमेशा पेपर एक OMR शीट पर ही सॉल्व करें। ये करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप लोगों की ये इंडेक्सिंग की हैबिट अच्छी हो जाएगी। और दूसरी, ये जो हम लोग कभी कभी 15 के नीचे 15 का उत्तर 16 में लगा देते हैं, 16 का उत्तर 17 में लगा देते हैं, ये वाली हैबिट जो है वो आपकी नहीं होगी। और इस तरीके से आप लोग अपने बर्डन को भी रोक सकते हो कि बिल्कुल शांत रहो, कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं हुआ है सेकेंड राउंड में मैं उसको ले लूंगा, अभी नहीं हुआ तो थर्ड राउंड में वापस में ले लूंगा, सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ तो। और थोड़ा सा टाइम जो है वो आप देखो, फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ो और इनके उत्तर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके ऐसे ही और भी कोई सवाल आते हैं, डेफिनेटली आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम पर आपको जो मैसेज करने के लिए जो मेरी आईडी है टेलीग्राम की, वो है अरविंदा, ठीक है, अरविंद 12388, ठीक है। इस पर आप लोग चाहो तो अपने इसी तरीके के सवाल डाल सकते हो और मैं आपको इन सवालों के जवाब यहाँ पर लेकर के आते रहूँगा। तो गाइज, दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी पर चल रहे हैं मल्टीपल ऑफर्स। आप लोग अगर उनको यूज करना चाहते हो, हमारे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप लोग जो है वो अरविंदा कोड यूज करके हमारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन पा सकते हो। थैंक यू सो मच।